साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम सजीव फोन इन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे समय की मांग है कि किसान भाई बहनों को इस समय इस जलवायु परिदृश्य में कोई एक ऐसी खेती तकनीक को अपनाना है जिसमें कम जल में, कम संसाधनों में वह खेती कर सकें, उनका उत्पादन अच्छा हो सके और उनकी आय बहुत अच्छी हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के अंक का विषय है श्री अन्न मिलेट्स की खेती की वैज्ञानिक तकनीकी। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर हैं डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र CIAE भोपाल में, और सफल किसान के रूप में आज हमारे साथ हैं श्रीमती आशा उइके जी। आप अब्दुल्लागंज रायसेन से हैं। आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाई बहनों, जैसा आप जानते हैं यह कार्यक्रम आप ही के लिए है, तो आप विषय संबंधी प्रश्न हमारे जो फ़ोन इन नंबर है इस पर आप कॉल करके सीधे पूछ सकते हैं, जिसमें हमारे विशेषज्ञ आपको आपका उत्तर प्रदान करेंगे। नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप नोट कर सकते हैं। जैसा हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं, ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया, जो है कैच द रेन अभियान। इस अभियान के द्वारा बताया गया कि हमें जहाँ बारिश हो रही है एक एक बूंद को कैसे संरक्षित करना है। वैसे ही जैसे हम श्री अन्न की बात कर रहे थे, उतना ही महत्वपूर्ण है वर्षा की बूंदों को संरक्षित करना। आज हम दोनों बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे, जहां आज हम बात कर रहे हैं श्री अन्न के बारे में, श्री अन्न क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन अपना जो आसपास की जलवायु है, क्षेत्र है, कैसे इसका चुनाव करें और कैसे इसे भविष्य की खेती कहा जा रहा है, तो इस क्षेत्र में कदम उठाएं, इस विषय में आप हमें बताएं। जी राहुल जी, श्री का मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में समृद्धि, शुभम एवं सम्मान से होता है जी। श्री अन्न के अंतर्गत आने वाली जितनी भी फसलें हैं वह जो है पोषण से भरपूर हैं। उनके अंदर पोषणता बहुत ज़्यादा है, साथ में वह कम पानी में उगाई जाने वाली हैं एवं जलवायु के अनुकूल हैं। जी। किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि श्री अन्न के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, कुटकी, कंगनी, रागी, चेना, ये जो फसलें हैं ये सभी हमारे मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। इनमें से कुछ जैसे कि कोदो और कुटकी और सावा, रागी का उपयोग हमारे मध्य प्रदेश के किसान बहुतायत रूप में करने लगे हैं। और कोदो और कुटकी तो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में, आदिवासी जिलों में काफ़ी मात्रा में भी उगाया जाता है। जी सर, जहां हम बात कर रहे हैं कि श्री मिलेट्स में वैज्ञानिक तकनीकी से खेती, तो इस शब्द के द्वारा हम क्या प्रेषित करना चाहते हैं, या क्या किसान भाई बहन इसको अपनाकर उत्तम खेती, उत्तम उत्पादन ला सकते हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है? तो ये जो वैज्ञानिक तकनीकी है, इसे कैसे आप इसके साथ जोड़कर बताएंगे, हम जानना चाहेंगे। जी राहुल जी, मैं उसमें क्रमबद्ध आपको बताना चाहूँगा कि श्री अन्न, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, श्री अन्न के अंतर्गत जो हमारी 9 प्रकार की जो हम फसलें जो मेरे द्वारा भी बताई गई, उनको किस तरीके से हम किन खेतों में किस तरीके से करें, उसके बारे में मैं पूरा विस्तृत से आपको बताता हूं। जी सर, जैसे ये कृषि विज्ञान केंद्र का अभी बताया गया जो स्क्रीन पर फोटो, किस प्रकार ये तकनीकी से काम किया जा रहा है? जी, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, हम लोग अपने यहाँ किसानों को वैज्ञानिक तरीके से श्री अन्न की फसलें जो कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उगाई जा रही हैं, उनके बारे में प्रशिक्षण के माध्यम से ये समय समय पर बताया जाता है। जो आप देख रहे हैं कि अभी रागी यानी मड़ुआ है, ये हमारे द्वारा उगाए गए श्री अन्न की 7 से 8 तरह की अलग अलग श्री अन्न है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में ही उगाए गए हैं। ये जो आप जितना भी इसमें अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग हैं। तो इस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को ये नहीं कि केवल हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ में हम उन्हें प्रदर्शन में दिखाते भी हैं कि श्री अन्न, सबसे पहले तो हमारे किसान भाई जब तक उन्हें पहचानेंगे नहीं तो लगाएंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम कहें तो खेत की तैयारी करना है। तो श्री अन्न, जितने भी हमारे श्री अन्न हैं वो हमारे जो हमारी कम उपजाऊ भूमि, पथरीली बजरीली भूमि है, उनमें भी आसानी से उग जाते हैं। वैसे यदि हम अगर सही से श्री अन्नों का उत्पादन लेना चाहते हैं तो बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त पाई जाती है। इनके लिए
5 से लेकर के 7.5 pH मान वाली मृदा उपयुक्त पाई जाती है। इसके बाद हम जब खेत की तैयारी की बात करते हैं 1 से 2 बार कल्टीवेटर चला करके श्री अन्न के, क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं तो हमें मिट्टी को भुरभुरा बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम एक बार रोटावेटर चला देते हैं, उसके बाद खेत की तैयारी करने के बाद हम जो है रोटावेटर चला के खेत को अच्छी तरीके से भुरभुरा बना लेते हैं। उसके बाद हमारे किसान भाई अपनी पसंद के अनुसार जी हमारे साथ सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। मिश्रा जी अपना प्रश्न पूछें। मिश्रा जी आपको आवाज़ आ रही हो तो अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी मिश्रा, मैं जानना ये चाहता हूँ जो हमारे मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार है, रागी है, कुट्टू है, कंगनी है, सांवा है, बाजरा है, रामदाना है, कोदो है, कुटकी है, चीना है, इसके अलावा और कौन से मोटे अनाज होते हैं? और एक चीज और मैं जानना, इसमें जो बहुत तकनीकी जानकारी लेना है कि कौन रोग, कौन कीट और किस समय में बोना है, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मिश्रा जी। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें। जैसे मैंने अभी खेत की तैयारी की बात की है, उसके बाद जो भी आप जो फसलें इनमें से लेना चाहते हैं उनकी उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव करें। जैसे आप जो है ज्वार लेना चाहते हैं तो ज्वार में हमारी 2 तरह की, एक संकुल ज्वार होती है, एक संकर ज्वार होती है। तो उसमें से संकुल ज्वार की यदि प्रजाति आप चुनाव करते हैं तो यहाँ पे हमारे जवाहर ज्वार 10-22 और जवाहर ज्वार 10-41। अगर आप संकर में जाना चाहते हैं तो CSH ज्वार 4, CSH ज्वार 5, CSH ज्वार 14-18 ये इनकी प्रजातियां हैं। इसी तरीके से बाजरे में हमारी संकुल और संकर की प्रजातियां अगर हम बात करते हैं पूसा संकुल बाजरे की तो वो 383 बहुत ही अच्छी हमारी प्रजाति है जो कि पूसा के द्वारा निकली हुई है। एक मिनट रोकना चाह रहा था कि जिस प्रकार आप ये प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं तो मतलब अगर किसान इनके बारे में कहीं से जानकारी लेना चाहते हैं तो वह केंद्रों से जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो जिस प्रकार आपने उत्तर दिया मैं इसे और आगे बढ़ाना चाहूँगा, लेकिन किसान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं मैं उनको इस प्रश्न में जोड़ना चाहूँगा कि आशा जी आप काफ़ी समय से श्री अन्न की खेती कर रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली और कैसे आपने इसकी शुरुआत की, आप हमें बताएं। जी हमने इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में ही कर दी थी। जो तब ये मिलेट्स के बारे में हमें पता चला तो इसकी प्रेरणा हमें कृषि विज्ञान केंद्र नक्तरा से और आत्मा परियोजना से मिली। आत्मा परियोजना से हमारे यहाँ जो अधिकारी थे वो आए और उन लोगों ने हमें एक भ्रमण के माध्यम से ये कोदो, ये जो फोटो दिखा रहे हैं इसमें आपने भी आए थे, इसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? श्री अन्न का जो आपके स्क्रीन पर जो है इसका आपने कैसे काम किया? इसका हम लोगों ने भ्रमण किया। भ्रमण के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे जो भी किसान भ्रमण करने गए थे तो कुछ किसान तैयार हुए और इसको छिड़काव विधि से हम लोगों ने इसका कोदो का खेती किया। हमने JK 137 कोदो छिड़काव विधि से हमारे खेतों में डाला और इसकी लागत हम लोगों को बिल्कुल नहीं आई क्योंकि इसमें खाद नहीं डलता, जो रासायनिक रहता है, दवाइयाँ नहीं डलती हैं। तो और इसका उत्पादन पर एकड़ अगर हम बहुत अच्छे से इसकी 1 से 2 निंदाई कर देते हैं तो 7 से 8 से ये 9 क्विंटल तक पर एकड़ इसका उत्पादन होता है। और रही बात इसका मार्केटिंग की तो अगर इसको रॉ मटेरियल ना बेच के हम इसको प्रोसेसिंग करके या इसकी कुछ कुकीज बनाकर बेचते हैं तो किसान को इसमें बहुत फायदा होता है। ये बहुत ही उपयुक्त बात आपने बताई कि कई बार किसान भाई बहन सोचते हैं कि जो उन्होंने खेती की है उससे जो अन्न का उत्पादन हुआ है उसे वह अगर सीधा बेचेंगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि इसी को और आप दूसरे प्रोडक्ट्स में जब इसको परिवर्तित करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपकी आय में वृद्धि हो जाती है और उसका ज़्यादा फ़ायदा किसान को प्राप्त हो सकता है। सर हम जानना चाहेंगे, जैसा आशा जी बता रहे हैं कि किसान भाई बहन इसको अपना परिवर्तित कर सकते हैं दूसरे कई प्रोडक्ट में, तो कैसे इसके विषय में वह आगे बढ़ें, क्योंकि कई किसानों को इसकी जानकारी नहीं रहती है या कई लोगों को लगता है कि इसमें शायद रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे मिलेट्स के अंतर्गत जितनी भी फसलें हैं अगर हम इनकी प्रोसेसिंग कर यानी प्रसंस्करण के बाद हम यदि मार्केट में ले जाते हैं तो रिस्क तो आज के समय में ना के बराबर हो गया है, क्योंकि
क्योंकि इनकी जो उपयोगिता है इसको आज हमारे व्यक्तियों ने, हमारे लोगों ने समझा है कि इनको खाने से हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। बहुत सारी हमारी बीमारियां जैसे शुगर है, बीपी है, ये सब बीमारियां कंट्रोल होती हैं। तो इसलिए आज हमारे घरों पे श्री अन्न पहुंच चुका है, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो आटे से हम उसकी रोटी बना रहे हो, चाहे वो चावल, खिचड़ी, दलिया, उपमा, पोहा, बिस्किट्स, नमकीन, इनके रूप में। तो इसमें जो प्रसंस्करण की जब हम बात करते हैं, हमारा केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान इनके प्रसंस्करण में भी कार्य लगातार कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास श्री अन्न से बने हुए उत्पाद तैयार किए जाते हैं और किसानों को समय समय पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इससे हम लोग बिस्किट है, मफ़िन है, नमकीन है, ये सारी चीज़ें बना करके किसानों को बताते हैं और उनको जो है सही समय पर उसको प्रशिक्षण भी उनको हम लोग देते हैं, जिससे कि वो उनको जो है उत्पाद काफ़ी अच्छे रेट में मार्केट में बिक्री के लिए जो है उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर जो आपने बताया, और जैसा आशा दी आपने भी बताया कि किस प्रकार से न केवल किसान भाई बहन जो फसल की है उससे जो सीधा अन्न निकला है उसके माध्यम से ही लाभ नहीं कमा सकते हैं, और भी उसके जो अन्य उत्पाद अगर वो बनाएंगे तो अपने लाभ को और अच्छे से वो बढ़ा सकते हैं। दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी हम कई विषयों के बारे में प्रश्न पूछेंगे, श्री अन्न की बारे में बात करेंगे, और अभी हम पूछने वाले हैं कि कैसे कैच द रेन अभियान से आप सीधा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। अभी ले रहे हैं हम एक छोटा सा अंतराल, कहीं ना जाएं, जुड़े रहें। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्री अन्न मिलेट्स की खेती की वैज्ञानिक तकनीक। सर जैसा आपने बताया कि किस प्रकार से किसान भाई बहन फसल के साथ साथ अन्य उत्पादों का भी के साथ लाभ उठा सकते हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि अगर हम एक संतुलित फसल, संतुलित बुआई, किस प्रकार से पौधे की दूरी और किस प्रकार से खरपतवार का प्रबंधन किसान भाई बहन जो कर सकते हैं, तो क्या इसमें भी कोई वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, या किस प्रकार परंपरागत खेती की अपेक्षा श्री अन्न में वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय में आप हमें बताएं। जी हाँ, देखिए अगर हम बात करते हैं बुआई की, तो श्री अन्न के क्योंकि जो दाने होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो अभी या तो हमारे किसान भाई जो है ज़्यादातर छिटकुआ विधि से बोते हैं, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं जैसे बाजरे की बात करें, तो बाजरा की अगर हम बात करें तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में इनके लिए सीड ड्रिल हमारे संस्थान के द्वारा बनाई गई है, जो बीज बुआई की मशीन है, जिसे हम मिलेट सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी तरह के मिलेट्स हैं हम उनकी सीधी लाइन में जो है बुआई कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकी यही कहती है कि हम पौधों को या फसलों को हम लाइन से लगाएं। जैसा कि आप रागी देख रहे हैं, रागी की लाइन से लाइन की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और अगर ज्वार और बाजरे की बात करते हैं तो ज्वार और बाजरा हमारा लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और इनका जो बीज क्योंकि बहुत छोटा होता है तो बीज दर भी बहुत कम लगता है। अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम बीज लगभग सभी हमारे जो श्री अन्न हैं उनके लिए पर्याप्त होता है। अगर क्योंकि बाजरा है हमारा, उसमें भी हमने जैसा बताया, और इनको हमें बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं बोना है, ये ध्यान देना है। 3 से 4 सेंटीमीटर या 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोना है, अन्यथा इनमें जमाव में दिक्कत आ जाती है, जमाव प्रतिशत कम हो जाता है। जी कहीं ना कहीं। तो इसको हमें आज हमारे यहाँ हमारे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के द्वारा मशीनें उपलब्ध हैं, जो हाथ से चला करके भी बोने वाली मशीन है, बैल चालित मशीनें हैं और ट्रैक्टर
स्वचालित मशीनें हैं जिनके द्वारा हम श्री अन्न फसलों की बुआई कर सकते हैं। सर, जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है जी। तो वहाँ किसान भाई बहन किस प्रकार से सही बीज का चुनाव कर सकते हैं या सही फसल का चुनाव कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और जो आप कह रहे थे कि इसको कैसे हम इसके साथ में जोड़ के देख सकते हैं। श्री अन्न के अंतर्गत जो भी मैंने अभी जो ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, कुटकी, काकुन, कंगनी जितनी भी फसलें हैं इनके अंतर्गत आने वाली फसलें सभी जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जाती हैं, क्योंकि इनमें शुष्क यानी कि सूखे को सहने की क्षमता होती है। 1 से 2 पानी यदि इनको मिल गया तब भी यह पर्याप्त जो है इनसे उत्पादन हो जाता है। इसीलिए हम ये अपने गुणों के लिए भरपूर इनमें भरमार है, इसीलिए हम इन्हें श्री अन्न के नाम से नवाजते हैं, श्री अन्न के नाम से जानते हैं। इन्हें बहुत आसानी से हम सूखे में और कम वर्षा वाले क्षेत्र में ले सकते हैं। और इसमें साथ साथ में कम उर्वरक, जहाँ पे हमारे आज हमारा जो चल रहा है खेत बचाओ अभियान और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, तो यहाँ भी हम इन श्री अन्न की फसलों को लेकर के इनको भी हम साकार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमारी जैसे बाजरा की बात करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में हमें, रागी की बात करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में हमें उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। और ये अपने पोषण गुणों के लिए जानी जाती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जिसको खाने से हमारे जो है गर्भवती महिलाएं हों या हमारे 40 साल से ऊपर के नौजवान हों, उनके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी नहीं होती है। और साथ में ये जो है बहुत सारी ऐसी जैसे रागी है और ज्वार है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। और साथ में हमारी कैंसर से लड़ने तक की क्षमता होती है ज्वार और रागी में। और इसमें एक बहुत ही मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लिसिथिन। लिसिथिन तत्व ऐसा होता है जिसके जो शरीर में हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसको मजबूत रखता है। और जब हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा तो हम जरूर स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये बात आपने बोली कि किस प्रकार से जो मोटे अनाज हैं, श्री अन्न है, हमें पूरा न्यूट्रिशन प्रदान कर रहे हैं, जिनके द्वारा हम कई प्रकार की बीमारियों से न केवल लड़ सकते हैं अपितु बच भी सकते हैं और दूसरों की अपेक्षा हम अधिक स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी इसमें जागरूक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आशा दीदी आपसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने जब श्री अन्न को अपनाया तो अन्य खेती की अपेक्षा इसमें कैसे आपकी लागत, आय, उत्पादन, इसमें क्या अंतर आपने देखने को पाया, किस प्रकार से आपने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया, इस विषय में आप हमें बताएं। इस क्षेत्र में सर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जब इसका कोदो की बुवाई करी थी और जो अन्य फसल की बुवाई करी थी, तो अन्य फसल के मायने ये कोदो जो है उसमें बिल्कुल लागत नहीं आई। ना तो इसमें दवाई का खर्च आया, ना यूरिया का, ना खाद का, ना ही कोई स्प्रे का। क्योंकि अगर इसमें हम कोई स्प्रे से दवाई करते हैं, एक बिल्कुल घास जैसा होता है, तो इससे पौधे को उसके घास रहता है, अगर इसका स्प्रे करते हैं तो ये नष्ट हो सकता है, ये खराब हो सकता है। और अन्य फसलों का ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम रासायनिक डाल देते हैं तो उसमें लागत बढ़ती है हमारी, दवाई का खर्च आता है, खाद का खर्च आता है। इस तरीके से इसमें जो है इसमें लागत बहुत कम होती है और इसका जो उत्पादन होता है इससे किसान को प्रॉफिट ही होता आपने है। एकदम सही बात उठाई। कहीं ना कहीं किसान भाई सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान रहते हैं कि कितनी लागत आएगी, उतना उत्पादन होगा या नहीं, या लाभ मिलेगा नहीं। उसका सटीक उत्तर आपने हमें यहाँ प्रदान किया। सर, इसके साथ हम जानना चाहेंगे जैसे कैच द रेन अभियान की जो हमने बात की, कैच द रेन कैंपेन जो चलाया गया और किस प्रकार से इसके द्वारा काम किया जा रहा है या क्या इससे किसान भाई बहनों को लाभ हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। जी, कैच द रेन जल संरक्षण की अवधारणा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2021 में शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत हम वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है और जिसके अंतर्गत हमने जल संरक्षण की बात को मानी है, समझी है। आज हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं कि वर्षा है, वर्षा वही है जहाँ वर्षा हो रही है, इसलिए हमें वर्षा जल को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक बूंद को हमें संरक्षित करना है। इसके लिए हमारे बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले हम अपने रेन जो हमारा रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे कि हम अपने छतों के पानी को संरक्षित करें। हम अपने खेतों में बंड बनाकर, मेड़ बनाकर के जो हमारी ढालू नुमा खेत हैं उनको, और साथ में हम चेक डैम बना के, नदी हैं, नाले हैं, जो छोटे छोटे नदी नालों का स्रोत है, उन पे चेक डैम बना करके वर्षा जल को संग्रहित करें। और उसके साथ साथ में हमारा कुआं
कुओं हैं, तालाबों को है, जो भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्स हैं, उनको हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल को संरक्षण करें, जिससे कि जल हमारे मृदा में जाकर के नीचे संचित हो जाए और हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है यानी भूगर्भ जल जो है उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। सर, इसमें फसल उत्पादनों को भी कोई लाभ मिलेगा, किसानों को भी इससे कोई लाभ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसी से संबंधित है हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हम जल संरक्षण को करेंगे तभी हम अपनी फसल का अधिक उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाली जो हमारा जलवायु परिवर्तन के समय में कभी अधिक बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है और बिना मौसम के बारिश होती है, तो हमें, क्योंकि हमारी फसलों में हमें समय समय पे हमें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें जल को संरक्षित करके रखना है, जिससे कि आवश्यकता अनुसार हम अपनी फसलों को समय समय पर पानी दे सकें। और आज तो हमारी तकनीकी ऐसी आ गई है कि हम एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, बूंद बूंद टपक सिंचाई के द्वारा हम उसका उपयोग करके अधिक से अधिक पानी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, जो आपने बात कही, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो बूंद जहाँ जहाँ सहेजी जा सकती है उसे सहेजने का पूरा प्रयास करें। तो बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ बताई कि किस प्रकार से मेढ़ों के द्वारा खेतों में जल संरक्षण किया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा कैसे आप जल को बचा सकते हैं। इन सारी ही चीज़ों को करके आप भी इस अभियान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं और भारत देश में आई यह कम वर्षा के कारण होने वाली किसानों को परेशानियों से आप भी बच सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी भविष्य में भी आपको नहीं होगी अगर आप भी इस अभियान का अंग बनते हैं। तो आशा दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने स्ट्रीम मिलेट्स पर काफ़ी पहले से काम करते चले आ रहे हैं, एक महिला होने के नाते अन्य महिलाओं को जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी कि वो इस क्षेत्र में आए और किस प्रकार से आगे बढ़ें, जिससे उन्हें और उनके परिवार को भी आत्मबल की प्राप्ति हो सके? मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आज के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारा जो उत्पादन है खेती को लेके, और वो खर्च बहुत ज़्यादा है, और जो अन्य फसलों में वो उत्पादन बहुत कम हो रहा है। और उसमें जो भी है, जैसे कि हम कोई फसल करते हैं तो उसमें जो भी लागत बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम श्री अन्न की खेती अपनाते हैं तो इसमें हमारी लागत भी कम हो रही है और इसमें इसको खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिससे कि हमें बहुत सारे जो मधुमेह जैसी बीमारियां हैं, ये शुगर को भी कंट्रोल रखता है। और पाचन, हमारा जो पाचन है उसको, पाचन क्रिया को भी ये बहुत अच्छा मेंटेन करके रखता है, इसका शुद्ध रखता है। और इसको जो हम खाने से है कि इसमें दिन भर भूख नहीं लगती है, ये ऐसा होता है। तो पेट भरा हुआ महसूस कराएगा तो व्यक्ति कम खाएगा तो मोटापा नहीं होगा। अब तो इसकी जैसे अगर कोई इसकी खेती किसान करना चाहते हैं, अगर हम बड़े स्तर पे भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी मार्केटिंग में भी करने में भी दिक्कत नहीं है। एक हमारा भारत सरकार का एक श्री अन्न फेडरेशन का गठन हुआ है राज्य स्तर पे, तो वो जहाँ श्री अन्न की खेती होती है वो उसको खरीद लेते हैं अगर उनका टनों से उत्पादन हो रहा है। और इसमें आसानी से, मतलब ये आसानी से इसको बेचा जा सकता है। और साथ ही इसमें किसानों को इसकी खेती करने का एक बहुत अच्छा है कि अगर किसान इसकी खेती करता है और जो गिरदावरी करवाता है तो उस पे भी किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनको बोनस के तौर पे भी प्राप्त होता है। अभी इसी वर्ष भी हुआ है, कम से कम 3,900 किसानों के खाते में ये बोनस प्राप्त हुआ है और ये कम से कम 5 साल का प्रावधान है। क्या बात तो है, बहुत ही अच्छा डेटा आप लेकर आई हैं, बहुत अच्छी। जो किसान है अगर श्री अन्न की खेती करते हैं तो साथ में उनको बोनस के तौर पे और जो हमारी शरीर की जो भी आवश्यकता है वो भी पूर्ति होगी और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर रखी हमारे समक्ष, किस प्रकार से श्री अन्न का उपयोग करके हर प्रकार से समृद्ध हुआ जा सकता है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो या आर्थिक स्वास्थ्य हो। सर, हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए, श्री अन्न के बारे में, वैज्ञानिक तकनीकी के बारे में, जल संरक्षण के बारे में कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया। सर, हम जानना चाहेंगे कि कुछ युवा अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और इस वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना चाहते हैं तो क्या कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? इसके विषय में संक्षेप में आप अपनी बात को हमारे समक्ष रखें।
जी हाँ, मैं अपने नौ युवाओं को और नए जो हमारे किसान भाई हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें श्री अन्न को अपने खाने में ज़रूर समावेशित करना है। कोई 1-2 श्री अन्न ज़रूर अपने खाने में समावेशित करिए और उसका उत्पादन भी करिए। उसके बनाए हुए प्रोडक्ट को जो है आप बनाइए, संबंधित जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र से मिलिए। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। जी हाँ, चलते चलते आशा जी, आप कुछ संदेश देना चाहेंगी कम शब्दों में कि महिला कैसे आगे बढ़े? महिलाएं सर ज़्यादातर देखे जाए तो बहुत ही घरों से नहीं निकल पाती हैं। जी जी जी। लेकिन अगर महिला इस क्षेत्र में आती है तो महिला की रुचि बहुत अच्छी रहती है इस क्षेत्र में। एक बार झंडा उठा लेंगे तो जीत बिल्कुल निश्चित है। और ये है बहुत कि ही अच्छी महिलाएं बात। अपने जी तक जी, सीमित धन्यवाद। नहीं असल में रखती हैं। समय कम है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आज यहाँ पर हमने जो बात करी श्री अन्न के बारे में, जहाँ हमने बात करी कैच द रेन के बारे में, तो इस विषय में आज सर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई। वैज्ञानिक तकनीक से किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे समृद्ध हुआ जा सकता है। आशा दीदी ने हमें बताया किस प्रकार से महिला शक्ति इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। आगे और भी हम नए विषयों के साथ आपसे जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।